हेलो एवरीवन, जेई मेंस फिजिक्स के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम 30 जन 2023 को हुआ था। इससे पहले मैं 31 जनवरी 2023 का एग्ज़ाम डिस्कस कर चुका हूं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले उसको देखिएगा। इस सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे आपके फिजिक्स के। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय, एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इन एसआई यूनिट ए एंड बी आर। सो ए और बी की यूनिट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इजी क्वेश्चन है। सो स्टार्टिंग में जो बेसिक फिजिक्स है, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, हमने पढ़ा था कि एलएचएस की जो यूनिट है वो आरएचएस के ईच टर्म के इक्वल होती है, यानी ई की जो यूनिट होगी इस वाली टर्म के इक्वल होगी और इस वाली टर्म के इक्वल होगी। सो ये वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ ई इक्वल्स टू यूनिट ऑफ ए बाय एक्स स्क्वायर। सो ए की यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। ए की यूनिट आ जाएगी यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। ई की यूनिट होती है आपके न्यूटन पर कूलम, एक्स स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे ए की यूनिट आपके पास आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपकी एक यूनिट आ जाएगी। सेम पार्ट करते हैं इस पार्ट के लिए। सो यूनिट ऑफ ई इक्वल्स टू आ जाएगी यूनिट ऑफ बी बाय वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। सो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ बी होगी, बी की यूनिट ऑफ बी वो आपकी आ जाएगी यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाई वाई क्यूब। सो ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, वाई क्यूब यानी मीटर क्यूब। यहाँ पे आ गया न्यूटन मीटर क्यूब कूलम -1। ये आपके बी की यूनिट आ जाएगी आपके पास। सो ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके राइट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ साइनसॉइडल कैरियर वोल्टेज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हैज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड 120 एंड 80 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, द एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड। सो हमें साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। साइड बैंड एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए। वो आपके होता है AC एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल मल्टीप्लाई म्यू, ये आपके मॉड्यूलेशन इंडेक्स से डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे म्यू आपके जो होता है वो होता है AM बाय AC। सो AM और AC यहाँ पे कैलकुलेट करना। मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पे दे रखा है, गिवन है। सो यहाँ पे मैक्सिमम होता है AM प्लस AC। सो ये आपके आ गया 120 और AC माइनस AM ये आपके आ गया 80 वोल्ट। सो इसको जब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हमें AC मिलता है 100 वोल्ट और AM यहाँ पे आ जाएगा 20 वोल्ट। सो यहाँ पे म्यू आपके पास जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो होता है AM बाय AC मीन्स 20 बाय 100, 1/5 आपके पास आ गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं जो आपके बैंड साइड बैंड वाला एम्पलीट्यूड था वो आपके होता है म्यू मल्टीप्लाई AC बाई 2। म्यू है 1/5। AC यहाँ पे आपके 100 वोल्ट डिवाइड बाई 2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये साइड बैंड आपके जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 100/10, तो मीन्स 10 वोल्ट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 वो आपकी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज k by r square taking the reference point b at r equals to 2 centimeter with gravitational potential v equals to 10 joule per kg. Find the gravitational potential at r equals to 3 centimeter in SI unit. So यहाँ हमें gravitational potential कैलकुलेट करना है at r equals to 3 centimeter. इजी क्वेश्चन है। सो रिलेशन हम जानते हैं कि अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूँ और फील्ड यहाँ पे गिवन है वो होता है vg equals to माइनस ऑफ इंटीग्रेशन eg dr, ये होता है यहाँ पे। सो Vg इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ Eg की वैल्यू यहाँ पे गिवन है माइनस ऑफ k बाय आर स्क्वायर ग्रेविटेशनल फील्ड dr। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो फाइनली आपको मिलता है माइनस का k बाय आर प्लस ऑफ c। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एट r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, v 10 दे रखा है, r इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, v जो गिवन है वो 10 वोल्ट यहाँ पे है। सो वैल्यू पुट करते हैं c की वैल्यू के लिए। सो यहाँ पे आएगा 10 इक्वल्स टू माइनस ऑफ k की वैल्यू गिवन है 6, r यहाँ पे है 2 प्लस यहाँ पे c आ जाएगा। सो जब c कैलकुलेट करते हैं ये हो जाएगा माइनस का 3। सो यहाँ पे c आ गया 13। ओके,
नेक्स्ट आगे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा है एट r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। सो Vg जो है वो अभी हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया है K/R प्लस ऑफ 13। सो एट r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ये जो आपके Vg यहाँ पे आ जाएगा वो आएगा Vg इक्वल्स टू माइनस ऑफ K की वैल्यू 6 है, R है 2 पे कैलकुलेट करना प्लस ऑफ 13। सो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 पे कैलकुलेट करना है, सॉरी यहाँ पे R इक्वल्स टू 3। सो माइनस का 2 प्लस ऑफ 13। सो ये आ जाएगा फाइनल आंसर आपके पास 11 वोल्ट। सो 11 जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन हैज बीन यूज्ड स्पेक्ट्रल्स ऑफ पावर -1.0 डायोप्टर फॉर अ डिस्टेंस विजन एंड सेपरेट रीडिंग ग्लास ऑफ पावर 2.0 डायोप्टर। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस एट डिस्टिंक्ट विजन फॉर दिस पर्सन। यानी यहाँ पे इस पर्सन की हमें लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस विजन के लिए। सो दो टाइप्स की लेंसेज यूज करता है। पहला स्पेक्ट्रल्स है जो पावर है -1, दैट्स मीन कॉन्केव लेंस आपके यूज कर रहा है, ये पावर जो है वो -1 का। सेकंड वन ये यूज कर रहा है पावर 2 का, यानी ये जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, पावर यहाँ पे 2 दे रखी है। दो टाइप के लेंसेज ये यूज कर रहा है। सो फाइनली हमें अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूँ सो यहाँ पे जो फाइनल जो भी लेंस आएगा उसकी जो पावर होगी वो होती है डायरेक्टली ऐड होती है P1 प्लस P2। तो ये आएगा -1 प्लस ऑफ 2 मीन्स 1 डायोप्टर। यानी ये जो दोनों को मिला के एक कॉन्वेक्स लेंस में कंसीडर कर सकता हूँ, पावर 1 डायोप्टर का यहाँ पे मैं लेंस को कंसीडर कर सकता हूँ। सो निकालना है फॉर डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमें पता है कि जो U है वो आपके होना चाहिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस में। सो हमें डिस्टेंस विजन के लिए डिस्टेंस निकालनी है V, यानी यहाँ पे कैलकुलेट करना है V, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। F की बात करें इस लेंस की, सो F होता है 1/P मीन्स यहाँ पे F आ जाएगा 1 डायोप्टर यानी 1 मीटर। ओके, मीन्स 100 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे F होगा। सो लेंस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस ऑफ 1/U। V हमें कैलकुलेट करना है, F यहाँ पे है 100, V कैलकुलेट करना माइनस U आपके पास है माइनस ऑफ 25। सो माइनस ऑफ 25 जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/V इक्वल्स टू 1/100 माइनस ऑफ 1/25। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है सो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/50। सो V की वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाती है माइनस ऑफ 50। सो फॉर डिस्टिंक्ट विजन यहाँ पे जो आंसर होगा वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन जो आपके सेकंड होगा वो इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। ओके, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r चार्ज सच दैट बोथ हैव द सेम चार्ज डेंसिटी। यानी इन दोनों जो स्फीयर है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा। द स्फीयर आर देन कनेक्टेड बाय अ थिन कंडक्टिंग वायर। If new charge density of the bigger sphere is sigma dash, then the ratio of sigma dash upon sigma। यानी ये कह रहा है कि जब इसको वायर से कनेक्ट किया जाता है, मैंने डायग्राम शो कर रखा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है सिग्मा डैश। तो आफ्टर वाली चार्ज डेंसिटी और प्रीवियस वाली इन दोनों का रेशियो आपको कैलकुलेट करना सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इजी क्वेश्चन है, देखिए। सो देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग वाली कंडीशन से यहाँ पे गिवन है दोनों में चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। सो इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो आपके पास आएगी Q1 चार्ज इस पर, ओके, चार्ज ऑन स्मॉल अपॉन इसका जो एरिया होगा 4πr²। ये फर्स्ट की चार्ज डेंसिटी है वो इस वाले के इक्वल होगी, बड़े वाले स्फीयर 2r के। सो Q2 चार्ज इस पर 4π, इसकी रेडियस आपकी आ जाएगी 2r का होल स्क्वायर। सो 4π से 4π कैंसिल। जब इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो Q1 है वो आ जाएगा आपके पास Q2/4, ये इक्वेशन आ जाएगी। सो टोटल चार्ज की बात करूं दोनों का मिला के Q1 प्लस Q2, ये आपके पास टोटल चार्ज होगा दोनों स्फीयर पे। सो टोटल जो चार्ज होगा वो आपके पास आएगा Q1 प्लस Q2, ये कितना आ जाएगा। सो Q1 आपके पास है Q2/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा Q2, तो ये आपके पास आ गया 5 Q2/4। ये आपके पास टोटल चार्ज Q आ गया, इक्वेशन 1। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कनेक्ट किया यहाँ पे तो चार्जेस पे कोई फर्क नहीं होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो अब भी कितना रहेगा, यही 5Q/4।
सो यहाँ पे अब चार्ज देखते हैं, तो Q1 डैश क्या है इस छोटे वाले स्फेयर पर, और Q2 डैश है बड़े वाले स्फेयर पर, यहाँ पे चार्ज है। सो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इस पे कितना चार्ज आएगा। तो जैसे यहाँ पे कनेक्ट किया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों पे V जो है वो सेम हो जाएगा, यानी V को आपको इक्वेट करना है, V यहाँ पे सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे इस पर जो V है छोटे वाले पे वो होगा आपके K Q1 डैश अपॉन इसकी रेडियस R इक्वल टू बड़ा वाला स्फीयर जो है वो है K Q2 डैश अपॉन 2R। जब यहाँ पे कैंसिल किया सो यहाँ पे आपके Q1 डैश वो आपके यहाँ पे आ रहा है Q2 डैश बाय 2, ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ये आपके पास रिलेशन आ चुका है। सो टोटल चार्ज Q जो होगा वो क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q1 डैश यहाँ पे है Q2 डैश बाय 2 प्लस Q2 डैश। सो Q आपके पास आ गया यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो आया है 3 Q2 डैश बाय 2। और वी नो दैट Q की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से यहाँ पे जब पुट करते हैं तो ये वाला आपके पास आ गया, यहाँ पे Q की वैल्यू जब पुट की 5 Q2 बाय 4 इक्वल्स टू 3 Q2 डैश डिवाइड बाय 2। सो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे ये 2 से 4 यहाँ से कैंसिल हो गया। सो यहाँ से आता है आपके पास Q2 डैश बाई Q2, उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, 3 नीचे आया यहाँ पे 5 बाई 6। सो ये आपके पास इक्वेशन है। सो फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिग्मा डैश बाय सिग्मा। तो सिग्मा डैश बिगर सरफेस के लिए है, सो Q2 डैश डिवाइड बाय 4 पाई, उसकी रेडियस आपके पास 2R का होल स्क्वायर, सिग्मा वो होगा Q2 बाय 4 पाई 2R का स्क्वायर। सो एरिया तो कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है Q2 डैश बाय Q2 जिसकी वैल्यू अपने पास है 5 बाय 6। तो सिग्मा डैश बाय सिग्मा भी क्या आ जाएगा 5 बाय 6, क्योंकि ये इक्वल होता है Q2 डैश बाय Q2 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा 5 बाय 6, ऑप्शन नंबर जो आपके सेकंड है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The height of a liquid column raised in a capillary tube of a certain radius when dipped in a liquid A vertical is 5 centimeter. If the tube is dipped in a similar manner in another liquid B of surface tension and the density double the value of liquid A, the height of the liquid column raised in liquid B। यानी यहाँ पे क्या किया है, पहले जब A में यहाँ पे इसको डिप किया था तो 5 सेंटीमीटर हाइट थी। सिमिलरली जब B में डिप किया जिसका सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी क्या है, डबल है। ओके, यहाँ पे इसका जो सरफेस टेंशन T है उन्होंने क्या किया है 2T डबल किया है, और डेंसिटी जो है उसको क्या किया, रो को 2 रो किया है। तो उन्होंने कहा हाइट पे क्या इफेक्ट होगा। सो इस वाले फॉर्मूले में कैपिलरी ट्यूब के लिए हाइट जो होती है उसका फॉर्मूला वेल नोन है, आपको पता होना चाहिए, 2T cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी, ये इसका फॉर्मूला होता है, इतने डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं। तो न्यू में क्या किया है, अगर मैं बात करूं न्यू हाइट h डैश है तो उसमें t को 2t किया है। सो t यहाँ पे लिखूंगा 2t, 2 का 2, cos थीटा में कोई चेंज नहीं है। रो जो है डेंसिटी उसको क्या किया 2 रो डबल किया है, r और g तो फिक्स है, तो इस 2 से ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो ये पार्ट आया वो इस h के इक्वल ही है, तो h डैश इक्वल टू h। तो हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब भी कितनी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन आंसर आपके मीटर में पूछा है। सो इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे h जो आ गया है 0.05 आपके मीटर आ गया। सो ऑप्शन जो सेकंड है वो आपके राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एब्सॉर्ब्स अ लाइट पल्स ऑफ पावर 20 milliwatt, duration of 300 nanosecond, assuming the speed of light is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, the momentum of the object, यानी कहना चाह रहा है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो उस वाले केस में हमें ये पता होना चाहिए जो एनर्जी है E इक्वल टू आपकी होती है PC, मोमेंटम की फॉर्म में E इक्वल टू क्या होती है PC। सो P आपको कैलकुलेट करना है, मोमेंटम ये आ जाएगा आपके E बाय C, E आपके एनर्जी है और यहाँ पे आपको पावर गिवन है, पावर और टाइम आपको गिवन है। सो एनर्जी होती है आपके E इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे E आपके पास आ गया, पावर गिवन है 20 मिलीवॉट मल्टीप्लाई 300 नैनो सेकेंड, ये आपके पावर है यहाँ पे। सो मोमेंटम P आपके पास आ जाएगा 20 मिली मीन्स 10 टू द पावर ऑफ -3
मल्टीप्लाई 300 नैनो 10 टू द पावर ऑफ -9 डिवाइडेड बाय c, जो आपके यहाँ पे आ जाएगा, जो c है वो आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशंस को, सो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे जो आंसर p आपके मोमेंटम आएगा वो आपके आएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर ऑफ -17 आपके यहाँ पे आंसर आएगा इसको कैलकुलेशन पे। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। द प्रेशर P, टेम्परेचर T, relationship in an ideal gas obeys the equation P(T square equals to constant the volume expansion coefficient of the gas। यानी वॉल्यूम एक्सपांशन जो कोफिशिएंट है इसको जनरल लैंग्वेज में हम गामा लिखते हैं। यहाँ पे गामा को हमें कैलकुलेट करना है, तो गामा यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो वेल नोन इक्वेशन इसकी हम जानते हैं, V इक्वल्स टू होता है VO 1 प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा T, T का टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, या फिर इसको लिख सकते हैं डेल्टा V बाई V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा T की फॉर्म में भी आ सकता है। सो यहाँ पे इसको गामा आप कर लीजिए, गामा अल्फा आपके लीनियर एक्सपांशन होता है, ये वॉल्यूम एक्सपांशन गामा। सो गामा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा V अपॉन V ऑफ डेल्टा T, यानी इसको आपको कैलकुलेट करना है, ये एक्सप्रेशन आपको निकालना है। अब देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है PT स्क्वायर किसी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट है। सो T स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है। जो अपना जो रिलेशन है वो आपके वॉल्यूम और टेम्परेचर में है, तो इसको वॉल्यूम टेम्परेचर में चेंज करते हैं। सो PV होता है nRT। सो P की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, सो वो आ जाएगा P इक्वल्स टू nRT बाय V। nR कांस्टेंट है, सो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, P की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी T बाई V मल्टीप्लाई T स्क्वायर, nR कांस्टेंट में चला जाएगा तो ये आपके कांस्टेंट हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन बचा इससे वो आपके आएगा T³ बाई V बराबर कांस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी कांस्टेंट आ गया। वैल्यू जो है वो आपको डेल्टा V बाई V निकालना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसको टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया 3T स्क्वायर डेल्टा T, वॉल्यूम को इधर लेके गया मैं कांस्टेंट की तरफ। सो ये आपके आ जाएगा डेल्टा V। ओके, ये आपके पास और कुछ कांस्टेंट आ जाएगा C यहाँ पे। सो यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी 1 आ चुकी है। ओके, नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डेल्टा V आ गया। सो डेल्टा T और V की फॉर्म में है, तो यहाँ पे V का कुछ एक्सप्रेशन आना चाहिए। सो V क्या है, इससे अगर कैलकुलेट करे इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अगर V को कैलकुलेट करे, सो V आपके यहाँ पे 1 अपॉन जो V आएगा वो आएगा T³ बाई C। ओके, ये ऐसा कुछ अपना एक्सप्रेशन ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर आ जाएगा VC बराबर कितना आ जाएगा, VC बराबर T³। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। सो डेल्टा V बाई V निकालना है यहाँ पे। सो इक्वेशन 1 अपॉन 2 करता हूँ, यानी इस वाले पार्ट को इससे डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे आपके डेल्टा V C अपॉन VC इक्वल्स टू ये वाला पार्ट इसके अपॉन में आ जाएगा। सो यहाँ पे ऊपर है 3T स्क्वायर डेल्टा T मल्टीप्लाई डिवाइड बाय T³। C से C कैंसिल हो गया, और ये T स्क्वायर से T³ यानी एक सिंगल T रहा यहाँ पे। सो डेल्टा T ये जो आपके पार्ट है वो नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपके रहा डेल्टा V बाई V डेल्टा T इक्वल्स टू आ गया 3 बाय T ऑफ, ये होता है आपके गामा के इक्वल वॉल्यूम एक्सपांशन। सो 3 बाई T आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करना था यहाँ पे। सो आपके जो ऑप्शन होगा 3 बाई T, ऑप्शन सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फिगर, ये आपको फिगर दे रखा है, रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम टाइम PT कर्व आपको गिवन है फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। Identify the region on the graph where the magnitude of force is maximum and minimum respectively। यानी वो आपको रीजन बताना है जहाँ पे जो फोर्स F है वो आपके मिनिमम और मैक्सिमम हो। इजी क्वेश्चन है। सो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है, हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू होता है dP बाय dt। यानी ये जो आपको फिगर दे रखा है इसमें P और T के बीच में कर्व है, सो इसकी स्लोप को कैलकुलेट करके जो स्लोप होगी वो होगी dP बाई dt, यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वही किसको शो करेगी, फोर्स को। यानी स्लोप को आपको कैलकुलेट करना है। स्लोप अगर मिनिमम है सो एफ भी क्या होगा, मिनिमम। स्लोप अगर मैक्सिमम है सो एफ भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे जब इसको देखा जाता है सो बी की जो यहाँ पे स्लोप है वो मिनिमम है,
स्लोप ऑफ बी जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो डायरेक्टली ये तो पता चल रहा है कि जो फोर्स होगा फॉर बी, एफ ऑफ बी क्या होगा, उसके लिए dp बाई dt क्या हो जाएगा आपके, मिनिमम होगा, मिनिमा होगा। सो ये जो बी पार्ट है वो आपके है मिनिमम, ये मिनिमम फोर्स को शो कर रहा है, ये क्लियर हो गया। मैक्सिमम के लिए बाकी दोनों रीजंस को देखते हैं, ए और सी को। सो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे फॉर ए वाले पार्ट की बात करूँ। सो एफ ए कितना हो जाएगा, dp चेंज इन मोमेंटम, ओके, डिवाइडेड बाय ऑफ dt1, ये आपके एफ ए हो गया। एफ सी कितना हुआ, dp चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय d चेंज इन T2 माइनस ऑफ T3 माइनस ऑफ T2। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देखना है, जो T3 माइनस T2 है ये कम है, ये दे रखा है सिंपली T2 माइनस T3 माइनस T2 इज लेस देन T1, यानी ये जो टाइम है कम है, तो फोर्स मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए, C का। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो FC है वो आपके मैक्सिमम हो जाएगा, यानी C रीजन तो होगा मैक्सिमम और B रीजन आपके होगा मिनिमम। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपके सेकंड है वो राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन थोड़े मिस है। सो ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दे रखा था वो आपके C एंड B दे रखा था। सो C आपके हो जाएगा फॉर मैक्सिमम एंड B आपके हो जाएगा मिनिमम, ये आपको यहाँ पे राइट, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्स टी कर्व यहाँ पे दे रखा है आपको और वी टी कर्व यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स टी के रेस्पेक्टिव में कौन सा वेलोसिटी टाइम कर्व आपके आएगा। सो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे फर्स्ट ए की बात करें, सो ए के लिए, ए वाला पार्ट हम जब देखते हैं, सो ए के लिए बात करें फॉर ए, यहाँ पे एक्स क्या है, पैराबोला टाइप से, मीन्स एक्स टी स्क्वायर इक्वेशन लगभग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। सो वेलोसिटी जो है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ पे dx बाई dt v इक्वल टू आ गया 2t, यानी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टाइम, लगभग ऐसा कर्व आपके बनेगा। सो ए का ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड आना चाहिए, ए का आपके आना चाहिए सेकंड। ऑप्शन को चेक करते हैं, ए सेकंड, एक तो सेकंड में आ रहा है, एक आपके आ रहा है फोर्थ में। सो थर्ड कैंसिल हो गया और फर्स्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया, सेकंड और फोर्थ में से एक ऑप्शन होगा। आपको एलिमिनेशन मेथड ही इसमें यूज़ करना है, ईजी टाइम बचेगा, टाइम सेविंग आपके मेथड होगा ये। नेक्स्ट चेक करते हैं, बी पे आते हैं। सो बी एक्सपोनेंशियल डीके टाइप है कुछ, सो इसको एक बार इक्वेशन प्रॉपर हम नहीं बना सकते। सो सी पे चलते हैं, सी वाले पार्ट को देखते हैं। देखिए सी जो पार्ट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मान लेते हैं यहाँ पे टाइम t1 है और यहाँ पे आपके t2 है। सो एक तो हो गया 0 से t1, उसके लिए x क्या है, x इक्वल्स टू t टाइप्स कुछ कर्व है यहाँ पे। ओके, सो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी dx बाई dt, ct अगर मैं कंसिडर करूँ इसको कांस्टेंट कुछ, सो इक्वल टू आपकी c आ जाएगी वेलोसिटी, और t1 से t2 के लिए यहाँ पे आपके आ रहा है जो ये रेंज है, उसके लिए vx जो है वो आपकी क्या आ जाएगा, सम x इक्वल टू माइनस ऑफ ct टाइप्स। तो इसके लिए जो वेलोसिटी होगी dx बाई dt वो आपकी आएगी माइनस ऑफ c। तो कब आपके ऐसा आना चाहिए 0 से t1 टाइम तक तो आपके ऊपर पॉजिटिव प्लस का c, और t1 से t2 टाइम के लिए आपके आ जाएगा माइनस ऑफ c, यानी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका सही होगा। सो c का आपके आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, c का थर्ड आपके फोर्थ में है, सो फोर्थ ऑप्शन आपके राइट होगा, इससे भी चेक कर सकते हो। d की बात कर लेते हैं, d जो कर्व है यहाँ पे x और t में स्ट्रेट लाइन कर्व है एक। सो यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल्स टू ct लिख सकते हैं यहाँ पे। सो वेलोसिटी dx बाई dt आपके v आपके पास यहाँ पे आ जाएगा c, यानी कुछ कांस्टेंट ये कर्व आना चाहिए v और t में। सो कांस्टेंट वाला आपके फर्स्ट है तो d का आपके हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट है ये, तो वेलोसिटी भी क्या होगी उसी अकॉर्डिंग वेरी करेगी, तो b का आपके होना चाहिए 4। सो इस टाइप से आप चारों कर्व को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर चार्जेस विद टाइम, जो वेरी कर रहा है वो है, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट, यानी करंट को मिनिमाइज आपको करना है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है। सो सबसे पहले चार्जेस दे रखा है, करंट आपको निकालनी पड़ेगी। सो आई जो होता है वो होता है आपके dq बाय dt। तो यहाँ से जो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा टी प्लस ऑफ 3 गामा बाय टी स्क्वायर। ये करंट आई आपके पास आ चुकी है, अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। इसको आपको मिनिमाइज करना है, सो डिफरेंशिएशन का बेसिक हम मेथड यूज करेंगे। सो डी आई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ
6 गामा टी, और इसको हमें करना है 0 के इक्वल ताकि वो पॉइंट निकाल सके जहाँ पे मिनिमा होगा। सो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो टी आपके पास आ जाता है बीटा बाय 3 गामा। तो इसको चेक करते हैं यहाँ पे। सो वापस इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर आपके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 ऑफ गामा। तो ये पॉजिटिव है तो इस पे क्या मिलेगा, मिनिमा आपके मिलेगा इस टाइम पीरियड पे। सो इसकी वैल्यू आई पे पुट करते हैं। आई मिनिमा आपके आ जाएगा, आई जो मिनिमम होगा अल्फा माइनस ऑफ 2 बीटा, टी आपके पास है बीटा बाय 3 गामा प्लस ऑफ 3 गामा टी स्क्वायर आपके यहाँ पे है। सो टी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर बाय 9 ऑफ गामा स्क्वायर। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन रहेगा आई मिनिमा का, वो आपके रहेगा अल्फा माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर बाय 3 गामा। ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन है। सो चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर आपके जो 4 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो इलेक्ट्रॉनिक्स से है। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन लॉजिकल सर्किट फॉर द फॉलोइंग इनपुट्स ए एंड बी एज शोन इन द बिलो। यानी यहाँ पे इनपुट ये आपको दे रखी है, यहाँ पे इस इनपुट से आउटपुट आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आउटपुट निकालनी है, इनपुट आपको यहाँ पे गिवन है। तो इस वेव फॉर्म से आउटपुट क्या रहती है, तो कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे नैंड गेट की ट्रुथ टेबल आपको ध्यान में होनी चाहिए, नॉट गेट की पता होनी चाहिए, और यहाँ पे ये जो सर्किट है इस सर्किट को मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज अ नॉट गेट। आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे जब मैं 0 पुट करता हूँ, सो दोनों पार्ट 0 नैंड गेट में, तो नैंड गेट में जब दोनों 0 होते हैं तो फाइनल क्या मिलता है 1। सो 0 0 पे 1 मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो नैंड गेट में 1 पे क्या मिलता है 0। तो ये बिहेव करेगा एज अ नॉट गेट, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे मैंने सर्किट को रिप्लेस किया है इस सर्किट से, जिसमें मैंने इन दोनों गेट्स को नॉट गेट से रिप्लेस किया है, इन दोनों पार्ट्स को नॉट गेट से रिप्लेस किया है। सो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, जब मैं ए और बी को 0 0 यहाँ पुट करता हूँ तो ए भी 0 बी भी 0, सो नॉट गेट। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1, तो ये 1 है। 1 1 पे नैंड गेट का आउटपुट होता है 0, तो y आ जाएगा आपके पास 0। सेम पार्ट इसी तरह हम कैलकुलेट करें जब बात करें T1 से T2। फर्स्ट पार्ट था 0 से T1, इस वेव फॉर्म से चेक करते हैं तो 0 से T1 दोनों में क्या थे 0 0, तो इसलिए मैंने 0 0 रखा। नेक्स्ट टाइम पीरियड है T1 से T2। सो T1 से T2 में A आपके 1 है, B है 0। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, A है 1, A 1 है यहाँ पे और B 0 है। सो A1 और B0 यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास A1 B0, तो 1 का हो गया 0 नॉट गेट से। B है आपके B है 0। सो जब B यहाँ पे 0 है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया 1, ये तो हो जाएगा 1 का 0, ये 0 का 1, तो 0,1 नैंड गेट में 1 आता है आपके। सो आउटपुट आ जाएगा 1। ओके, सो यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह T2 से T3 ये जो इंटरवल है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे इस इंटरवल में T2 से T3 में A तो आपके 1 है और B भी आपके 1 है। सो दोनों 1 लेना है, दोनों आपके हैं 1। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं तो A1 तो यहाँ पे आ गया नॉट से 0, B1 तो यहाँ पे आ गया 0। सो 0 0 पे जो आपके नैंड गेट में आउटपुट मिलता है आपको 1। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 1। इसको चेक करना है बस सिंपली। T3 से T4 इसको देखते हैं। देखो T3 से T4 की बात करें, सो T3 से T4 ये रहा। A तो है 0, A है 0 आपके, और B की बात करूँ B आपकी है 1, तो A है 0, A है 0, B है 1। तो यहाँ पे आपको A0 जब रखेंगे यहाँ पे आएगा 1 नॉट गेट से, और B है 1 तो ये आ गया 0 1 0 1 0 पे आपको ये आ गया आपके पास T3 पे ये 1 है ये 0 है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1 और 0 1 0 पे हमें पता है आउटपुट मिलता है 1। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 1। T4 से T5 देखते हैं। सो अगर T4 से T5 की बात करूँ मैं, T4 से T5 ये 0 है और ये भी 0, दोनों 0 है आपके। सो 0 0 A भी 0 B भी 0। सो यहाँ पे A0 B0 अगर मैंने पुट किया है तो 0 का ये हो गया 1, ये भी 1, और 1 1 में मिलता है आपको 0 नैंड गेट में, तो यहाँ पे आपके आएगा 0। ओके, T5 से T6, T5 से T6 की बात करें तो T5 से T6 के लिए आपके A1 है और B 0 है, A1 है और B 0 है। सो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा 1 और 0 पे, तो ये आ गया 1 A1 और B 0, तो 1 का ये 0 हो गया, 0 का 1 हो गया। तो नैंड गेट पे इनपुट है 0,1, 0 1 पे आउटपुट आपको 1 मिलता है, तो ये आ गया आपके 1।
सो ये ट्रुथ टेबल से y आपके पास आ चुका है। तो अब ड्रॉ करते हैं आपके आउटपुट वेव फॉर्म को। सो देखिए 0 से T1 पे जो आउटपुट वेव फॉर्म है उसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। सो 0 से T1 की बात करूँ, 0 से T1 आपके 0 आएगा। सो ये वाला पार्ट रहेगा 0। फिर यहाँ से T1 से लेके T4 तक ये आपके 1 है, तो ये आएगा T4 तक आपके 1 आ जाएगा यहाँ तक। T4 से T5 0 है वापस, तो ये आ जाएगा 0 T4 से T5। T5 से T6 1 है, तो ये आ जाएगा 1। सो ये आपके डायग्राम रहेगा आउटपुट का, ये ध्यान रखना है। ये डायग्राम ऐसा रहेगा आपके पास, ये आउटपुट वेवफॉर्म आपकी होगी, ये आउटपुट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है आपके। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट आप दी जाती है। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल डिक्रीजेस, internal energy of the gas will increases, internal energy of gas will not change, the gas will be do positive work, gas will do negative work। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इजी क्वेश्चन है, देखिए। सो यहाँ पे आइडियल गैस की बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में, और थर्मोडायनामिक्स की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होती है टोटल हीट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यहाँ पे जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, सो डेल्टा यू जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या रहेगा, नो चेंज। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सो आइसोथर्मल में ये चेंज नहीं होगा। सो एक तो आपके आ गया इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और हमने डेल्टा क्यू हीट को क्या किया है, यहाँ पे हीट दी है, तो डेल्टा क्यू इंक्रीज होगा, तो डब्ल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा पॉजिटिवली। तो यहाँ पे आएगा द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क डन। सो सी और डी ऑप्शन जो है वो आपके राइट ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है सी एंड डी, वो आपके राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड्स 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन 3.6 10 to the power of -6। द कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, यानी 7th में हमें स्पीड दे रखी है इलेक्ट्रॉन की और थर्ड में हमें कैलकुलेट करनी है। इजी क्वेश्चन है, देखिए। जो स्पीड है v वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के, n यानी ऑर्बिट नंबर है यहाँ पे। सो यहाँ पे 7 में स्पीड ये दे रखी है। सो स्पीड अगर मैं v1 और v2 मान लूँ, तो v1 बाय v2 क्या हो जाएगा, n2 बाय n1। v1 आपके 7th में है स्पीड, और v2 जो कैलकुलेट करनी है थर्ड के लिए। सो v1 यहाँ पे आ गया 3.6 10 to the power of 6। v2 कैलकुलेट करनी है n2 जो आपके थर्ड ऑर्बिट 3 बाय n1 ये आपके 7th ऑर्बिट में दे रखा है बाय 7। सो यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं v2 आपके आ गया 3.6 10 to the power of 6 मल्टीप्लाई 7 बाय 3। सो v2 आपके यहाँ पे आ जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 to the power of 6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आपके इसमें राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइजन रेशियो, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इनमें रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिख रखा है, ये 2 एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए। ई जो है, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो होता है 2 नीटा, नीटा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा पॉइजन रेशियो। ये आपको याद कर लेना है फॉर्मूला, ये काफ़ी काम का है। सेकंड जो है E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 सिग्मा, के आपके बल्क मॉड्यूलस 1 माइनस सिग्मा आपके पॉइजन रेशियो। सो इन 2 फॉर्मूलों को आपको मेमोराइज करना है। यहाँ से जब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, दोनों को इक्वल करता हूँ, सो 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 सिग्मा आता है यहाँ पे। सो इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ये आया 2 नीटा प्लस 2 नीटा सिग्मा इक्वल्स टू 3K माइनस 6K सिग्मा। सो यहाँ पे सिग्मा आपको एक तरफ दे रखा है, सो सिग्मा को इधर लेके आते हैं। तो 2 नीटा सिग्मा यहाँ से पहले से है, इसको इधर लेके आए, प्लस में 6K सिग्मा प्लस का 3K यहाँ पे है आपके, इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आए तो माइनस का 2 नीटा। तो यहाँ पे सिग्मा कॉमन आ गया, तो 2 नीटा प्लस 6K इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया आपके 3K माइनस 2 नीटा। सो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा आपके पास यहाँ पे आता है 3K माइनस 2 नीटा अपॉन 2 नीटा प्लस 6K। सो सिग्मा की ये जो वैल्यू है आपकी, वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है आपके। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके राइट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने 30 जन 2023 का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसके फिजिक्स के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाकी के जो 15 सॉल्यूशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।